हेलो क्लास, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस। तो बच्चों, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले दो टर्म्स अक्सर जो यूज़ होते हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। फेज एंड स्टेट। एक बीकर में पहले हमने डाल लिया वाटर, ठीक है। इसके ऊपर हमने डाल दिया ऑयल। तो हम क्या देखेंगे कि ये आपस में मिक्स नहीं होते, ये आपस में मिक्स नहीं होते, एक के ऊपर एक लेयर बना करके रह जाते हैं। इस लेयर को हम बोल देते हैं फेज बाउंड्री, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि वाटर की अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जैसी पहले थी वैसी अभी भी हैं। ऑयल की भी अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, वाटर की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और ऑयल की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो दोनों को हमने इस बीकर में एक साथ लिया, फिर भी दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या रही, जैसी पहले थी वैसी ही रही, प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हुई और दोनों इंटरमिक्स नहीं हुए। एक फेज बाउंड्री के थ्रू दोनों सेपरेट रहे। तो बीकर में हमने जो कुछ भी लिया है वो किस स्टेट में है? स्टेट तो लिक्विड है, लिक्विड स्टेट का लिया है और फेज इनकी टू है, वन फेज, सेकंड फेज। अब ऐसा नहीं है कि हमको केवल लिक्विड स्टेट में ही फेज बाउंड्री विजिबल होती है, सॉलिड स्टेट में भी फेज बाउंड्री विजिबल होती है। जब डिफरेंट पल्सेस का आप मिक्सचर लेते हैं तो क्लियर कट वहाँ पर फेज बाउंड्री विजिबल रहती है। ऐसे ही गैसेस में, जैसे मिस्ट के केस में आपने देखा होगा क्या होता है, उसमें टाइनी ड्रॉपलेट्स एयर में डिस्पर्स्ड हो जाती हैं, तो वहाँ पर भी एक क्लियर कट फेज बाउंड्री रहती है वाटर ड्रॉपलेट्स और एयर के बीच में। अब हम समझते हैं सॉल्यूशन, कंपोनेंट और मिक्सचर इन थ्री टर्म्स को। सॉल्यूशन ऐसा होगा जो मिक्स ऐसे हो जाएगा कि हर जगह उसका कंपोजिशन सेम होगा और उसको सेपरेट भी नहीं किया जा सकता। कंपोनेंट्स तो केमिकली इंडिपेंडेंट एंटिटीज हो गई, ठीक है। मिक्सचर दो तीन या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिला दिया जाए, फिज़िकली मिक्स कर दिया जाए। कैसे मिक्स कर दिया जाए कि वो उनको सेपरेट करना पॉसिबल हो, बस मिक्स कर दिया, ठीक है। कोई फिक्स रेशियो नहीं, किस रेशियो में मिक्स करना है, ठीक है। तो इस तरह से मिक्सचर बनता है। और सॉल्यूशन का एक फिक्स रेशियो होगा और वो उसको जब मिक्स करेंगे तो वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी कि उसकी फेज बाउंड्री पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाएगी। फिर सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। मिक्सचर में जो है उसकी कंपोनेंट्स की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ रहेंगी। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होकर कुछ नई प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, ठीक है। कोई नया ही चीज़ बन जाएगा, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है वो। मिक्सचर में फेज बाउंड्री जो है बिल्कुल क्लियरली विजिबल रहती है, जबकि सॉल्यूशन में फेज बाउंड्री डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। मिक्सचर कितने तरह के हो सकते हैं? मिक्सचर दो तरह के हो सकते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। अब होमोजीनस क्या होते हैं? जिनमें फेज बाउंड्री डिसअपीयर हो जाती है। हेट्रोजीनस क्या होते हैं? जिनमें फेज बाउंड्री विजिबल रहती है। कुछ पॉइंट्स इनके बारे में नोट करते चलते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? केमिकली इंडिपेंडेंट एंटिटीज। फिर मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एज अर्लियर रहेंगी और वो
सेपरेबल होंगे। फिर हमने पढ़ा था मिक्सचर्स 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इनमें डिफरेंस क्या है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में? होमोजीनियस मिक्सचर में नो विजिबल फेज बाउंड्री, और यहां पर क्लियर फेज बाउंड्री। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। होमोजीनियस मिक्सचर में इसके कंपोनेंट्स के पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं पूरे मिक्सचर में, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहा जाता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स के, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा इस तरह के होंगे और यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है होमोजीनियस मिक्सचर सिंगल फेज में पाए जाते हैं, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर मोर देन वन फेज में पाए जाएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर्स ये किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स फिजिकल मेथड से सेपरेट किए जा सकते हैं। मिक्सचर्स को सेपरेट करने वाले फिजिकल मेथड जैसे क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन एट्सेट्रा, ये सभी मेथड्स हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फिफ्थ पॉइंट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या आ गया? मिल्क, एयर। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ब्रास, ब्रास क्या है? मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज है मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल, फॉग और मिस्ट। इनमें क्या होता है? एयर में टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस पार्टिकल्स, उसमें एक क्लियर कट फेज बाउंड्री अपीयर होती है, इसलिए फॉग और मिस्ट जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में है। इसके अलावा मिक्सचर ऑफ पल्सेस, दालों को मिक्स कर दो आप, या दालों में कंकर पत्थर चावल वगैरह मिक्स कर दो, तो वो क्या है? क्लियर कट फेज बाउंड्री के साथ वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यहाँ पर लिखा है सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ होमोजीनस मिक्सचर, यानी कि सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक है, क्या वास्तव में ऐसा ही होता है? जैसे आप मिल्क का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, मिल्क को जब हम नेकेड आइज से देखते हैं तो मिल्क कैसा दिखता है? सिंगल फेज में दिखता है, लिक्विड स्टेट एंड सिंगल फेज, यही होता है। लेकिन इसी को जब आप माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखोगे तो इसमें क्या दिखेगा? जो फैट पार्टिकल्स हैं उनमें फैट पार्टिकल्स के चारों ओर क्लियर कट फेज बाउंड्री दिखाई देती है। तो वहाँ पर माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखने पर मिल्क भी हमको हेट्रोजीनस मिक्सचर दिखता है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम ले लें, ब्लड। ब्लड जब कहीं पे कट वट जाता है
ब्लड बहता है तो आपने गौर किया क्या दिखता है वो आपको एकदम होमोजीनस मिक्सचर नज़र आता है, ठीक है। लेकिन उस ब्लड को भी हम जब माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं तो उसमें जो ब्लड सेल्स हैं और जो प्लाज्मा है उनके बीच में क्लियर कट फेस बाउंड्री दिखती है, ठीक है। नेकेड आई से देखने में ब्लड होमोजीनस मिक्सचर जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली ब्लड क्या है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि ब्लड सेल्स हो गई और प्लाज्मा हो गया, दोनों की जो है प्रॉपर्टीज़ जो हैं एकदम डिफरेंट हैं, ठीक है। दोनों को सेपरेट भी किया जा सकता है और प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के बीच में क्लियर कट फेस बाउंड्री भी विजिबल है, इसलिए ब्लड को रखा गया है हेट्रोजीनस मिक्सचर्स की कैटेगरी में, ठीक है। ब्लड क्या है, इट इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर बिकॉज at microscopic level a clear cut phase boundary is visible between blood cells and plasma. और क्या रीज़न है इसको हेट्रोजीनस मिक्सचर में रखने के कि ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा सेपरेट किए जा सकते हैं। कैसे? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा। कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अब सॉल्यूशन एंड मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस है, अब हम इसको देख लेते हैं। मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो पार्ट होते हैं, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में डिसॉल्व हो करके नया कुछ बना देते हैं जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से चेंज हो जाती है, जबकि मिक्सचर की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। इन अ मिक्सचर कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड एंड इन अ सॉल्यूशन कंपोनेंट्स आर डिसॉल्व्ड, ठीक है। मिक्स होते हैं मिक्सचर में केवल, और सॉल्यूशन में पूरी तरह से वो घुलकर कुछ नया बना देते हैं। कंपोनेंट्स completely dissolve and don't change chemically. Components completely dissolved and chemically changed to form a new product. मिक्सचर्स क्या होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। और सॉल्यूशन क्या होते हैं, वन टाइप ओनली, ओनली होमोजीनस। द थर्ड डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड सॉल्यूशन इज मिक्सचर हैव no fixed ratio of components while solutions have a fixed ratio of components, ठीक है। मिक्सचर आप किसी भी रेशियो में मिक्स कर लीजिए। सॉल्यूशंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन आर द होमोजेनियस मिक्सचर of two or more components or compounds. Its
composition and properties are uniform everywhere. ये डेफिनेशन सॉल्यूशंस की आप नोट कर लेंगे। सॉल्यूशन बना कैसे होता है? सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स हैं। सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स? एक जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको बोल देते हैं सॉल्वेंट, विच इज़ इन मोर क्वांटिटी। प्लस जो लेस क्वांटिटी में होता है उसको बोल देते हैं सॉल्यूट, लेस क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स कह लीजिए या क्लासिफिकेशन कह लीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? अगर 2 कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में तो बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट्स हैं तो टर्नरी सॉल्यूशन, 4 कंपोनेंट्स अगर सॉल्यूशन में है तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन। इस तरह से इनके नाम रखे जाते हैं। बाइनरी if 2 components are there, ternary three components, quaternary four components, and so on. अब सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसमें पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, जिनको हम नेकेड आई की हेल्प से नहीं देख सकते हैं। उसके बाद कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं। कंपोनेंट्स के पार्टिकल्स का साइज जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। थर्ड टाइप है सस्पेंशन, जिसमें कि पार्टिकल्स का साइज जो है 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। बाकी डिटेल आपने इसका पिछली क्लासेस में पढ़ाई है। सेकेंड है on the basis of size of particles. True solution, particle size less than 1 nanometer. Colloidal solutions, particle size between 1 to 1000 nanometer. Suspension, particle size is greater than 1000 nanometer. Third classification है on the basis of states. कि कोई सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है। अब ये लिक्विड, सॉलिड या गैसियस स्टेट्स का सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जो कंपोनेंट सॉल्यूशन का
मेजर क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट बन जाएगा, और जैसा सॉल्वेंट होगा वही स्टेट उस सॉल्यूशन की भी मानी जाती है। यानी कि अगर 2-3 कंपोनेंट्स हैं, उनमें से लिक्विड वाला जो कंपोनेंट है वो ग्रेटेस्ट क्वांटिटी में है, तो उसी को हम सॉल्वेंट मान लेंगे, और उस सॉल्यूशन की स्टेट भी क्या हो जाएगी, लिक्विड स्टेट। और ऐसे ही अगर 3-4 कंपोनेंट्स हैं और उनमें गैसियस कंपोनेंट ग्रेटेस्ट क्वांटिटी में है, तो गैसियस उस गैस को हम सॉल्वेंट मान लेंगे, और उस सॉल्यूशन की जो स्टेट होगी वो गैसियस स्टेट का सॉल्यूशन बनेगा। इसी तरह से अगर सॉलिड कंपोनेंट ग्रेटेस्ट क्वांटिटी में अगर सॉल्यूशन में मौजूद है, तो उस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा और उस सॉल्यूशन की स्टेट भी सॉलिड होगी। इसको फर्दर एनसीईआरटी के चार्ट से मैं क्लियर करती हूँ। ऑन द बेस ऑफ स्टेट्स, सॉल्यूशन कितने भागों में बांटा गया है, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है गैसियस सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट जो है वो गैसियस स्टेट में होगा, और ये सॉल्यूट की डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में बढ़ जाता है। फिर से एक पार्ट जिसमें सॉल्यूट गैसियस सॉल्वेंट में सॉल्यूट भी गैसियस होगा, जैसे गैसेस के मिक्सचर, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल आपके इसमें दिया है। गैसियस सॉल्वेंट में जब लिक्विड सॉल्यूट डलता है तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिक्स करके बना दिया इन्होंने। एयर में जब टाइनी पार्टिकल्स ऑफ ड्रॉप्स मिक्स हो जाती हैं तो फॉग वगैरह, वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। फिर गैसियस सॉल्वेंट में जब सॉलिड सॉल्यूट मिक्स होता है तो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पे कैम्फर, और कैम्फर को नाइट्रोजन गैस में डिज़ोल्व करके इस तरह का सॉल्यूशन बन गया, जहाँ पे सॉल्यूट क्या है, कैम्फर क्या है, सॉलिड स्टेट में है। अच्छा, उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड स्टेट में होगा, और अगर सॉल्यूट गैसियस है तो इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया है, जैसे ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व हो गई। वाटर ऑक्सीजन क्या है, सॉल्यूट जो कि गैसियस है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट जो कि लिक्विड स्टेट में है। इसी तरह से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कोक वगैरह में डिज़ोल्व की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया जाए तो एथेनॉल लिक्विड सॉल्यूट है, आपको पता है। एथेनॉल को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। अच्छा, उसके बाद सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स करने पर क्या बनता है, लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है। इसका एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर या साल्ट इन वाटर, बुक में दिया है ग्लूकोज इन वाटर। ठीक है, उसके बाद सॉलिड सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, जिनमें सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में हो। अब सॉलिड स्टेट के सॉल्वेंट में जब गैसियस सॉल्यूट डिज़ोल्व है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पैलेडियम के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस का एड्सॉर्प्शन। क्या होता है, पैलेडियम पोरस जैसा हो जाता है इससे। ठीक है, पोर्स जो डेवलप हो जाते हैं उसके सरफेस पे, उनमें हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब रहती है। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूट का सॉलिड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना, इसका एग्जाम्पल दिया है अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। मरकरी आपको पता है लिक्विड है, लिक्विड सॉल्यूट है, और सोडियम क्या है, सॉलिड है। उसके बाद सॉलिड सॉल्यूट जब सॉलिड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा है तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। एग्जाम्पल है कॉपर डिज़ोल्व्ड इन गोल्ड। अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को 2 तरीक़ों से मेज़र कर सकते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स।
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स मीन्स इसमें हम ये मेज़र करते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट कम है या ज़्यादा। अगर सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में कम है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट। और अगर सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में ज़्यादा है तो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा। तो क्वालिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट जिसमें सॉल्यूट का परसेंटेज कम हो और कॉन्सेंट्रेटेड जिसमें सॉल्यूट का परसेंटेज ज़्यादा हो। उसके बाद क्वांटिटेटिव मेथड्स, सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी मेज़र करेंगे। क्वांटिटेटिव मेथड्स वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड mass by volume percentage and parts per million ppm, mole fraction, molarity, molality। सबसे पहला है वेट बाय वेट परसेंट, इसको मास परसेंट भी कहते हैं, मास परसेंट और वेट बाय वेट परसेंट। तो इसका फॉर्मूला है मास ऑफ द कंपाउंड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। अब अगर आपसे कहा जाए 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है W/W, तो उसका क्या मतलब हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन मीन्स इसका मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट और V बाय V परसेंट इक्वल टू volume of the component by total volume of the solution into 100। अब यदि कहा जाए 10% इथेनॉल सॉल्यूशन है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 10 ml इथेनॉल 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इंडस्ट्रियल एंड केमिकल एप्लीकेशंस में मास बाय मास परसेंट में कंसंट्रेशन मेज़र किया जाता है और लिक्विड सॉल्यूशंस को वॉल्यूम परसेंटेज में उनका कंसंट्रेशन जनरली मेज़र किया जाता है। थर्ड है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट या मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ये होता है मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट है। पार्ट्स पर मिलियन ppm, ये क्या मेज़र करता है कि 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में कितने पार्ट ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट हैं। ppm इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या पार्ट्स ऑफ solute divided by number of particles of solution into 10 to the power 6। पार्ट्स पर मिलियन बहुत छोटी छोटी सॉल्यूट की अमाउंट्स को मेज़र करने के काम आता है। आप देख ही रहे हैं, 1 मिलियन सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके पार्ट्स को कैलकुलेट करने के काम आता है। जैसे वाटर में फ्लोरीन का लेवल, अगर 1 ppm फ्लोरीन हमारे टूथपेस्ट में यूज़ होगा तो वो टूथ डीके से प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए 1 ppm 10 to the power 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट में केवल 1 पार्ट फ्लोरीन का, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन हो जाता है अगर फ्लोरीन का तो वो हमारे लिए पॉइजन का काम करता है फिर। तो इतने छोटे अमाउंट को मेज़र करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन है। और क्या क्या मेज़र कर सकते हैं, जैसे एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट्स CFCs वगैरह, वाटर में ऑक्सीजन का लेवल, ये सारी बहुत छोटी छोटी सी जो अमाउंट होते हैं सॉल्यूट के, इन सब को मेज़र करने के लिए ppm यूज़ किया जाता है। फिर है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट component divided by total number of moles of solution। For example, x plus y प्रोडक्ट बना रहे हैं XY। x के मोल्स हैं Na सपोज, y के मोल्स हैं N, तो प्रोडक्ट के मोल्स क्या हो जाएंगे Na प्लस Nb। अगर हमने x का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ x इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x कितने हैं Na divided by total number of moles of the solution Na plus Nb। उसके बाद अगर हमने y का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, देखो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम जो आएगा 1 आएगा। तो अगर हमने x का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो y का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल देंगे, मोल फ्रैक्शन फॉर y इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ x, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। ये 3 फॉर्मूला हो गए आपके। मोल फ्रैक्शन का यूज़ कहाँ पे होता है, सॉल्यूशंस की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी में या गैसियस मिक्सचर्स की मोल्स की एनालिसिस में, गैसियस मिक्सचर्स की से रिलेटेड कैलकुलेशंस में। नंबर 6 मोलैरिटी, number of moles of solute divided by volume of solution in liter।
इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 7 मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट या मास ऑफ सॉल्यूशन इन kg, किलोग्राम, और इसकी यूनिट आ जाएगी मोल पर kg। अब 2 छोटे छोटे क्वेश्चन दे रही हूँ, उनको सॉल्व करके कमेंट्स में उनका आंसर बताइए। क्वेश्चन 1 है 10 ग्राम NaOH present in 1000 ml solution। तो आपको इसमें मोलैरिटी निकालनी है। फाइंड मोलैरिटी। क्वेश्चन 2 है कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैलिटी and mole fraction of potassium iodide if the density of 20% mass by mass aqueous potassium iodide is 1.202 ग्राम पर ml। बच्चों, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाना ठीक लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक लाइक तो बनता है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।